कल्पना कीजिए, आप समय की मशीन में बैठे हैं और धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। सालों, सदियों और हजारों साल पीछे। आज से 5000 साल पहले की धरती पर आप पहुंचते हैं, जहां कोई मोबाइल नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, ना ही ऊंची ऊंची इमारतें। लेकिन फिर भी वहां एक ऐसा शहर खड़ा है जो अपनी खूबसूरती और अनोखी योजना से आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाता है। यह है मोहनजोदाड़ो, जिसे लोग कहते हैं डेड माउंट यानी मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? आज यह जगह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। गर्म हवा, रेत और वीरान इलाका। लेकिन जब यहाँ खुदाई शुरू हुई तो मिट्टी के नीचे से निकलने लगे हजारों साल पुराने मकान, नालियाँ, खिलौने, गहने, जैसे कि किसी ने समय को रोक दिया हो। खोज की कहानी। साल था 1922। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक अधिकारी R.D. बैनर्जी यहाँ खोजबीन कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कोई बौद्ध स्तूप है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई बढ़ी तो सामने आया एक पूरा शहर, इतना बड़ा कि लगता था जैसे आज के किसी आधुनिक महानगर की झलक हो। लंबी चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों से बने घर, नालियाँ और सबसे चौंकाने वाली चीज, महान स्नानागार, ग्रेट बाथ। कल्पना कीजिए, 5000 साल पहले लोगों ने एक ऐसा स्नानागार बनाया जहाँ लोग न सिर्फ नहाते थे, बल्कि शायद धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। बड़े बड़े पक्के ईंटों के टैंक, नालियों से पानी आने जाने की व्यवस्था और पूरी तरह वाटरप्रूफ सिस्टम। इतनी उन्नत इंजीनियरिंग आज भी समझ से बाहर है। मोहनजोदाड़ो में रहने वाले लोग किसी आम गाँव वाले जैसे नहीं थे। उनका पहनावा साफ सुथरा था, गहनों से सस्ते थे, बच्चों के लिए खिलौने बनाते थे और महिलाएं सज धज कर रहती थी। खुदाई में मिट्टी की गुड़िया, पासा, चूड़ियाँ और मूर्तियाँ मिली है। एक मशहूर मूर्ति, नाचने वाली लड़की, डांसिंग गर्ल, आज भी दिल्ली के म्यूजियम में रखी हुई है। छोटी सी कांस्य की बनी हुई, लेकिन इसमें झलकती है आत्मविश्वास और कला। खुदाई में मिली बहुत सारी छोटी छोटी मोहरें, इन पर बने हैं अजीब निशान, जानवरों की आकृतियाँ और ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। सोचिए, इतनी बड़ी सभ्यता थी, लेकिन हम उनकी भाषा तक नहीं जानते। उनकी कहानियाँ, उनके राज आज सब मिट्टी में छिपे हैं। इतना खूबसूरत शहर, इतनी उन्नत सभ्यता, लेकिन आज अचानक गायब कैसे हो गई? क्या बाढ़ आई थी? क्या भूकंप से सब मिट गया? या कोई महामारी? कुछ लोग तो कहते हैं यहाँ रेडिएशन के निशान मिले, जैसे कोई परमाणु विस्फोट हुआ हो। यह सब बातें आज भी रहस्य है। तो दोस्तों, यह थी मोहनजोदाड़ो की शुरुआती झलक। एक ऐसा शहर जो 5000 साल पहले बसा और आज भी अपने राज छुपाए हुए
स्नान के पीछे कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब स्थानीय लोग यहाँ आते थे तो उन्हें लगता था कि यह कोई प्राचीन कब्रगाह है, क्योंकि यहाँ से बार बार अजीब सी ईंटें, बर्तन, मूर्तियाँ निकलती रहती थी और लोग इन्हें समझ नहीं पाते और मानते थे कि यह सब किसी मरे हुए शहर की चीजें हैं। लेकिन असली सच्चाई सामने आई साल 1922 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी R.D. बैनर्जी इस इलाके में खुदाई कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह जगह किसी बौद्ध स्तूप का अवशेष है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने खुदाई गहराई तक की तो धीरे धीरे मिट्टी से उभरने लगी। ईंटों की दीवारें, लंबी चौड़ी सड़कें और घरों के खंडहर। R.D. बैनर्जी को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह तो किसी प्राचीन नगर के अवशेष हैं। खबर फैल गई और दुनिया भर के पुरातत्वविद सोचने लगे। धीरे धीरे सामने आया दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक सिंधु सभ्यता। जब खुदाई बढ़ी तो वैज्ञानिकों ने जो देखा उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मिट्टी के नीचे छिपा था एक संगठित शहर। सोचिए, 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अब भी शिकार और खेती पर ही निर्भर थे, तब यहाँ लोग पक्की ईंटों से बने मकान बना रहे थे। सड़कें सीधी सीधी थी, घर एक जैसी ऊंचाई पर बने थे। नालियों का ऐसा सिस्टम था जो आज के कई आधुनिक शहरों को भी शर्मिंदा कर दे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खोजों में से एक है महान सुरंग। कल्पना कीजिए, एक बड़ा आयताकार टैंक पक्की ईंटों से बना है, चारों तरफ सीढ़ियां ताकि लोग आसानी से पानी में उतर सके। इतना ही नहीं, पानी के आने और निकलने की व्यवस्था भी थी। ईंटों को इस तरह से जोड़ा गया था कि पानी रिस न सके। इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। कहा जाता है यह केवल नहाने की जगह नहीं थी, बल्कि शायद धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी इस्तेमाल होती थी। लोग यहाँ शुद्ध होकर पूजा करते थे या शायद सामूहिक आयोजन होते थे। मोहनजोदाड़ो के घर छोटे नहीं थे। यहाँ 2 मंजिला मकान भी मिले। हर घर में आंगन था, कुछ में कुआं भी था ताकि पानी का इंतजाम घर के अंदर ही हो। नालियाँ हर घर से जुड़ी हुई थी जो साफ सुथरे तरीके से मुख्य सड़क तक जाती थी। सोचिए, आज भी कई गांवों में नालियाँ खुली रहती है, लेकिन 5000 साल पहले ये लोग कवर किए हुए सीवर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं है? खुदाई से जो चीजें मिलती है उनसे हमें अंदाजा होता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग कितने उन्नत थे। यहाँ मिट्टी के खिलौने मिले जो बताते हैं कि बच्चे भी खेलों से भरपूर जीवन जीते थे। यहाँ गहने मिले, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के। महिलाएं सुंदर चूड़ियाँ और हार पहनती थी। सबसे मशहूर खोज है नाचने वाली लड़की की मूर्ति, भैंसे से बनी हुई, छोटी सी, लेकिन इतनी जीवंत उसकी देह भाषा से लगता है जैसे वह सचमुच नाच रही है। उस छोटी सी मूर्ति में झलकता है आत्मविश्वास, कला और संस्कृति। दोस्तों, इतिहास की यह यात्रा अभी बस शुरू हुई है। हमने देखा कि किस तरह मिट्टी के नीचे छुपा था दुनिया का सबसे रहस्यमय नगर। अब धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप 5000 साल पहले के मोहनजोदाड़ो की गलियों में टहल रहे हैं। गली धूप है, लेकिन सड़कें इतनी चौड़ी और व्यवस्थित हैं कि आपको लगता है मानो किसी आधुनिक नगर में है। मोहनजोदाड़ो की सबसे अद्भुत बात थी उसकी शहरी योजना। सड़कें एकदम सीधी थी,
हर घर में आंगन था जहाँ परिवार समय बिताता था। कई घरों में कुएं भी थे, यहाँ तक कि हर घर से जुड़ी हुई नालियाँ थी जो गंदा पानी बाहर ले जाती थी, और ये नालियाँ पक्की और ढकी हुई थी। आज भी जब हम किसी गांव या छोटे कस्बे में गंदगी से भरी नालियाँ देखते हैं तो हैरानी होती है कि 5000 साल पहले लोग स्वच्छता के प्रति इतने जागरूक थे। मोहनजोदाड़ो के लोगों को पानी और स्नान का बहुत महत्व था। हर मोहल्ले में कुएं थे, लोगों के घरों के अंदर भी छोटे छोटे स्नानागार बने हुए थे। यह बताता है कि लोग न केवल साफ सफाई का ध्यान रखते थे, बल्कि शायद स्नान और उनकी धार्मिक या सामाजिक परंपराओं का हिस्सा भी था। खुदाई में मिले बर्तनों से पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलें उगाते थे। वे दूध, मछली और मांस भी खाते थे। उनके पास खाना पकाने के लिए पक्के चूल्हे और बर्तन थे। यह बताता है कि उनका खान पान केवल जीवित रहने का साधन नहीं, बल्कि एक संस्कृति थी। मोहनजोदाड़ो केवल एक बस्ती नहीं थी, यह एक व्यापारिक केंद्र भी था। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, कपड़े, मोती और धातु की चीजें दूसरे शहरों और सभ्यताओं तक पहुँचती थी। कुछ मोहरें मिली हैं जिन पर जानवरों की आकृतियाँ और अजीब निशान बने हैं। ये शायद व्यापारिक मोहरें थी जिनका इस्तेमाल सौदों में होता था। इतना ही नहीं, मोहनजोदाड़ो के व्यापारी मेसोपोटामिया जैसे दूरस्थ सभ्यताओं से भी जुड़े हुए थे। समुद्र और नदियों के रास्ते उनके व्यापारिक संबंध थे। मोहनजोदाड़ो का समाज सामूहिकता पर निर्भर था। मोहनजोदाड़ो का समाज सामूहिकता पर आधारित थे। घर छोटे बड़े थे, लेकिन हर घर में चूल्हा था। इससे लगता है कि लोग अमीरी गरीबी से बटे हुए नहीं थे, बल्कि समान बराबरी बरकरार थी। महिलाएं घरों से सजती थी, मिट्टी की गुड़िया खिलौनों से खेलती थी। पुरुष खेती, व्यापार और शिल्प का काम करते थे। खुदाई में मिले पासे और खेल के सामान से पता चलता है कि लोग दुनिया भर का शौक रखते थे। मोहनजोदाड़ो की कला आज भी हमें अचंभित करती है। नाचने वाली लड़की की मूर्ति लोगों के आत्मविश्वास और कला को दर्शाती है। पशुओं की आकृतियां बनी मोहरें उनकी धार्मिक मान्यताओं को बताती है। मिट्टी के बने खिलौने और बर्तन उनकी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का प्रमाण है। अब हम देखेंगे एक ऐसे स्थान को जहाँ लोग अपने देवताओं की आराधना करते हैं। यह सभ्यता केवल व्यापार और मकानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें गहराई से जुड़ा हुआ था धर्म और आध्यात्म। खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि मोहनजोदाड़ो के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। कई मूर्तियां मिली हैं जिनमें एक मातृदेव मदर गॉडेस की छवि है। यह बताती है कि वे उर्वरता फर्टिलिटी को बहुत महत्व देते थे। शायद वे मानते थे कि देवी धरती को अनाज देती है और स्त्री जीवन को जन्म देती है। एक और प्रसिद्ध आकृति है जिसे लोग पशुपति महादेव कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति ध्यान मग्न मुद्रा में है, चारों तरफ
कुछ विद्वानों का मानना है कि यह चित्रलिपि है, यानी हर चिन्ह किसी वस्तु या विचार को दर्शाता है। लेकिन चूंकि हमें इस लिपि से लिखा हुआ लंबा दस्तावेज नहीं मिला, बल्कि केवल छोटी छोटी मोहरें मिली हैं, इसलिए इसे पढ़ना और भी कठिन है। सोचिए, इतनी महान सभ्यता, इतना उन्नत समाज, लेकिन उनकी भाषा, उनकी कहानियां आज भी हमारे लिए बंद किताब की तरह है। मोहनजोदाड़ो के लोगों की जीवन शैली आध्यात्मिकता से भी जुड़ी थी। वे केवल भौतिक सुखों में नहीं डूबे थे, बल्कि अपने आसपास की प्रकृति को पूजते थे। पानी, धरती, अग्नि, पशु सब उनकी आस्था का हिस्सा थे। उनकी मूर्तियों और मोहरों से लगता है कि वे ध्यान और योग जैसी प्रथाओं से भी परिचित थे। पशुपति महादेव की मूर्ति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन कई बातें अब भी उनसे जुड़ी हैं। क्या वे सचमुच शिव की पूजा करते थे? चाक मारते हुए केवल उर्वरता की प्रतीक थी, या उससे जुड़ी कोई गहरी आध्यात्मिक मान्यता थी? उनकी लिपि हमें क्यों समझ नहीं आती? क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि उनका पूरा ज्ञान, उनकी पूरी संस्कृति उन मोहरों में कैद है, जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं? धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके सामने खड़ा है एक महान युवक, सीधी सड़कें, पक्के घर, महान स्नानागार, गहने से सजे लोग, खिलौने से खेलते बच्चे। लेकिन अचानक वह सब खत्म हो गया। मोहनजोदाड़ो धीरे धीरे वीरान हो गया और फिर मिट्टी के नीचे दफन होकर हजारों साल तक दुनिया से गायब हो गया। सबसे बड़ा रहस्य है कि उन्नत सभ्यता अचानक क्यों खत्म हो गई। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए। आइए धीरे धीरे उन्हें एक एक करके समझते हैं। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लगातार आने वाले बाढ़ों ने शहर को तबाह कर दिया। खुदाई में कई जगह मिट्टी की परतें मिली हैं, जैसे बार बार पानी ने शहर को ढक दिया है। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा और संगठित शहर क्या केवल बाढ़ से खत्म हो सकता था, या फिर बाढ़ केवल एक कारण थी, बाकी और भी वजह रही? कुछ विद्वान मानते हैं इस क्षेत्र में भूकंप आए होंगे। अगर जमीन हिल गई तो नदियों का रास्ता बदल गया होगा, नदियां सूख गई, खेती चौपट हो गई और लोग मजबूरन शहर छोड़कर चले गए। एक और मान्यता यह है कि शहर में कोई भयानक महामारी फैल गई थी। लोग बड़ी संख्या में मरे और जो बचे वे भाग गए। खुदाई में कुछ जगह मानव कंकाल मिले हैं, जो ये संकेत देते हैं कि मौत अचानक आई होगी। कुछ पुरानी थ्योरी कहती है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। आर्य लोग घोड़ों और हथियारों से लैस थे। उन्होंने मोहनजोदाड़ो पर हमला किया और इसे नष्ट कर दिया। लेकिन इस थ्योरी पर अब संदेह है, क्योंकि हमें युद्ध या बड़े पैमाने पर हिंसा के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। सबसे रहस्यमयी और विवादित थ्योरी यह है कि मोहनजोदाड़ो किसी परमाणु विस्फोट से नष्ट हुआ।
वीरान गलियां, लेकिन इन खंडहरों में एक अनोखी शांति है। मानो मोहनजोदाड़ो अब भी हमें कुछ कहना चाहता है। 1973 में मोहनजोदाड़ो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। इसका मतलब यह है कि यह केवल पाकिस्तान की धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझा धरोहर है। आज भी पुरातत्वविद और शोधकर्ता यहाँ से नई नई जानकारियाँ जुटा रहे हैं। मोहनजोदाड़ो से मिली सबसे बड़ी गुत्थी है हड़प्पा लिपि। छोटे छोटे सील, मिट्टी की पट्टियाँ, जिन पर उकेरे गए रहस्यमय चिन्ह। आज तक दुनिया की कोई भी भाषा विज्ञान टीम इन प्रतीकों को पढ़ नहीं पाई। सोचिए, अगर यह लिपि पढ़ ली जाए तो शायद हमें पता चल जाए मोहनजोदाड़ो का असली नाम क्या था, लोग कैसे सोचते थे, कैसे जीते थे, कैसे पूजा करते थे। मोहनजोदाड़ो केवल ईंटों का शहर नहीं था, यह इंसानियत की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक था। यह हमें सिखाता है कि 5000 साल पहले भी मनुष्य संगठित होकर साफ सुथरे और व्यवस्थित शहर बना सकता था। सोचिए, आज हम ट्रैफिक, प्रदूषण और अव्यवस्था से जूझते हैं, लेकिन हजारों साल पहले लोग सीधी सड़कों और नालियों का सिस्टम बना चुके थे। मोहनजोदाड़ो में किसी बड़े युद्ध या हिंसा के सबूत बहुत कम मिले हैं। यह संकेत देता है कि यह सभ्यता शायद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित थी। शहर में धर्म, कला, व्यापार सबका संतुलन था। लोग मिलजुल कर रहते थे। मोहनजोदाड़ो हमें यह सिखाता है कि सभ्यता कितनी भी महान क्यों न हो, अगर वह प्रकृति के ताल में नहीं बिठा पाती तो उसका पतन निश्चित है। दूसरा, पानी और पर्यावरण किसी भी समाज की नींव है। अगर नदियाँ सूख जाए या गंदगी बढ़े तो शहर टिक नहीं सकते। तीसरा, ज्ञान और रहस्य हमेशा अधूरे रह सकते हैं, लेकिन हड़प्पा लिपि जब तक नहीं पढ़ी गई, जिंदगी विनम्र बनाती है। धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि इन खंडहरों में करीब हजारों लोग रहते थे। बच्चों की हंसी, बाजार की चहल पहल, पानी की कलकल, मंदिरों की घंटियां, और आज सब कुछ खामोश है। लेकिन इस खामोशी में इतिहास की आवाज गूंजती है। मानो मोहनजोदाड़ो कह रहा हो, मनुष्य आओ, सीखो, सभ्यता बनाओ, लेकिन याद रखो, अगर संतुलन खो दोगे तो समय तुम्हें मिट्टी में दफना देगा। धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप मोहनजोदाड़ो की किसी गली में चल रहे हैं। आपके पैरों के नीचे पक्की ईंटों की सड़क है, दोनों ओर घर बने हुए हैं। आपके पैरों के नीचे पक्की ईंटों की सड़क है, दोनों ओर घर बने हुए हैं। लाल भूरी पक्की ईंटों से सीधे सीधे व्यवस्थित। यह कोई बेतरतीब गांव नहीं, बल्कि एक संगठित शहर है। हर घर का एक आकार है, हर गली की एक दिशा है। मानो किसी ने पूरी योजना बनाकर इस नगर को खड़ा किया है। मोहनजोदाड़ो के घर साधारण भी थे और भव्य भी। कुछ घर छोटे थे, सिर्फ 2 कमरों के, जहाँ शायद मजदूर या साधारण लोग रहते होंगे। लेकिन कुछ घर बहुत बड़े थे, कई कमरे, आंगन, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। ये घर व्यापारियों और अमीर लोगों के रहे होंगे। अधिकतर घरों की दीवारें पक्की हुई ईंटों से बनी हुई थी। आज भी ये ईंटें बरसों की मौसम छोड़ने के बाद अपनी मजबूती दिखाती है। हर घर के बीच में एक छोटा सा आंगन होता था। वहाँ पर परिवार बैठकर बातें करता, खाना खाता और गर्मियों में ठंडी हवा का आनंद लेता। घर के कमरे चारों तरफ खिड़की रही थी, बाहर की ओर कम खिड़की थी। इसका कारण शायद सुरक्षा रहा हो, या
एक जाल की तरह फैली थी। मोहनजोदाड़ो के घरों के दरवाजे अधिकतर गलियों की ओर खुलते थे, मुख्य सड़कों की ओर नहीं। इससे शायद भीड़ भाड़ से बचना आसान होता था और गलियों का माहौल काफी शांत और सुरक्षित रहता होगा। सड़कें सीधी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हुई, मानो किसी आधुनिक शहर का नक्शा हो। कुछ घरों में ऐसे हिस्से मिले हैं जहां शायद चूल्हा रहा होगा। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े बताते हैं कि लोग खाना यहीं पकाते थे। मिट्टी के बर्तन साधारण भी थे और खूबसूरत डिजाइन वाले भी। कुछ बर्तनों पर चित्र और आकृतियां बनी थी जो लोगों के कलात्मक स्वभाव को दर्शाती थी। कल्पना कीजिए एक घर का आंगन जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, एक कोने में माँ अनाज पीस रही है, दूसरे कोने में पिता बैठकर किसी व्यापारी से हिसाब किताब कर रहे हैं, ऊपर की मंजिल पर शायद कपड़े सूख रहे हैं और पार की गली से किसी के गहनों की खनक सुनाई दे रही है। मोहनजोदाड़ो का हर घर सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं था, बल्कि जीवन की कहानियों से भरा हुआ था। यह साफ दिखाई देता है कि लोगों का जीवन संतुलित और संगठित था। रहने के लिए मजबूत घर, साफ सफाई की व्यवस्था, खाना बनाने और रखने की जगह, परिवार और समाज के लिए आंगन। यह सभ्यता सिर्फ जीने भर के लिए नहीं, बल्कि अच्छे से जीने के लिए बनी थी। मोहनजोदाड़ो के लोग मुख्य रूप से सूती कपड़े पहनते थे। सोचिए, 5 से 4 साल पहले भी लोग कपास से धागा काटते थे और उससे कपड़ा बुनते थे। पुरुष अक्सर धोती और वस्त्र पहनते थे जो कमर से नीचे लपेटा जाता था। कुछ मूर्तियों में पुरुषों को ओढ़नी या अन्य वस्त्र धारण भी दिखाया गया है। महिलाएं प्रायः लंबे स्कर्ट या चादर जैसी पोशाक पहनती थी। ऊपर से हल्का कपड़ा ओढ़ता जो कंधे और सिर को ढकता रहता। मोहनजोदाड़ो के कपड़े बहुत ज्यादा रंगीन या भारी भरकम नहीं थे, लेकिन उनकी सादगी ही उनकी खूबसूरती थी। लोग गर्मी से बचने के लिए हल्के और ढीले कपड़े पहनते थे। कपड़ों पर कभी-कभी डिजाइन और कढ़ाई की जाती थी। अब आते हैं मोहनजोदाड़ो के लोगों की सबसे बड़ी पहचान, उनके गहने। यहाँ की महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष भी गहने पहनते थे। हार मन को कीमती पत्थरों और शंख से बने, कान की बाली सोने चांदी और तांबे की, चूड़ियां और कड़े हाथों और पैरों में, अंगूठियां और बाजूबंद, शिल्पकला की मिसाल। मोहनजोदाड़ो खासकर मणिपुर यानी कि बिट्स बनाने के लिए प्रसिद्ध था। लाल हरे नीले पत्थरों से बने मनके इतने सुंदर होते थे कि उनकी मांग दूर देशों तक रहती थी। सोचिए, एक कारीगर बैठा है, धीरे धीरे पत्थर को घिसकर गोल मनके बना रहा है, फिर उसे पॉलिश कर रहा है और धीरे धीरे सैकड़ों मनकों की माला तैयार हो रही है। खुदाई में मिली नाक की मिट्टी की कांस्य मूर्ति गहनों की कहानी सबसे अच्छे से बताती है। उस छोटी सी मूर्ति में लड़की के हाथ में कई चूड़ियां हैं। वह आत्मविश्वास से खड़ी है, मानो कह रही हो कि गहने केवल सजावट नहीं, बल्कि आत्मगौरव का हिस्सा है। इसके अलावा उजाड़न राजा की मूर्ति भी हुई है। उसने कंधे पर अलंकृत चादर ओढ़ी हुई है, उस पर सुंदर डिजाइन बनी है। यह दिखाता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग कपड़ों और गहनों में कितना सौंदर्य बोध रखते थे। मोहनजोदाड़ो की महिलाएं सिर्फ गहनों से नहीं, बल्कि श्रृंगार से भी अपनी खूबसूरती निखारती थी। बालों की स्टाइल, कभी चोटी, कभी जूड़ा और कभी खुली लटें, काजल और रंगीन पत्थरों का पाउडर, शायद मेहंदी जैसी चीज भी सजावट के लिए इस्तेमाल होती है। गहने केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि समाज में पहचान का भी हिस्सा थे। अमीर लोग सोने चांदी और कीमती पत्थरों के गहने पहनते थे। साधारण लोग तांबे, कांसे और शंख के गहनों से सजते थे। इससे हमें समाज में आर्थिक और सामाजिक विभाजन की झलक मिलती है। कल्पना कीजिए, शहर का बाजार, एक और कारीगर बनके बेच रहा है, दूसरे ओर कुम्हार गहने बना रहा है और पास में महिलाएं गहनों को ढेर से परख रही हैं, हंसती बोलती एक दूसरे से तुलना
उठ रही है और परिवार एक साथ भोजन की तैयारी कर रहा है। मोहनजोदाड़ो के लोग मुख्य रूप से किसान थे। उनकी खेती से ही शहर की रसोई महकती थी। गेहूं, रोटियां और दलिया बनाने के लिए जौ, बियर जैसी पेय बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता था। चावल, सिंधु घाटी से सबसे पुराने चावल के प्रमाण मिले हैं। दालें और चना प्रोटीन का अच्छा स्रोत। सोचिए, सुबह लोग ताजी रोटियां सेक रहे हैं, दाल उबाल रहे हैं और बच्चे रोटियों की खुशबू से मचल रहे हैं। मोहनजोदाड़ो में गाय और भैंस पाली जाती थी, इसलिए दूध, दही, घी और मक्खन लोगों के जीवन का हिस्सा रहे होंगे। कभी कभी त्योहारों पर मीठे पकवान भी बनाए जाते होंगे। दूध और अनाज से बनी खीर जैसी चीजों की जानकारी मिलती है। सिंधु नदी के किनारे बसे इस नगर में मछली पकड़ना आम बात है। लोग ताजी मछली पकाते और उसे सुखा कर रखते। इसके अलावा मुर्गी, बकरी और भेड़ का मांस भी खाया जाता था। कभी कभी बड़े अवसरों पर भोज का आयोजन होता था। मोहनजोदाड़ो में तरबूज, खरबूजा, अंगूर जैसी फसलें उगाई जाती थी। कुछ जगह सरसों के बीज भी मिले हैं, जिनसे तेल निकाला जाता होगा। प्याज, लहसुन और मसाले भोजन का स्वाद बढ़ाते होंगे। मोहनजोदाड़ो में लोग सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि और भी पेय पीते थे। जौ से बनी बियर, खजूर से बने पेय और कभी कभी फलों से बनी मीठी शराब। यह पेय त्योहारों और मेलों का हिस्सा होती होंगी। खुदाई में मिले बर्तनों से हमें पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग खाने पीने को बहुत महत्व देते थे। ईंटों के बड़े बड़े घर, मिट्टी के बड़े बड़े घड़े, अनाज और पानी रखने के लिए, छोटे कटोरे और थालियां खाना परोसने के लिए, धातु के बर्तन अमीर वर्ग के लिए। कुछ बर्तनों पर सुंदर डिजाइन भी बने थे, जो बताता है कि खाने के लिए जरूरत नहीं, बल्कि संस्कृति का हिस्सा था। कल्पना कीजिए, शाम का समय है, परिवार आंगन में बैठा है, माँ रोटियां सेक रही है, पिता बच्चे को कटोरे में दूध पिला रहे हैं, किसी कोने में दाल पक रही है और किसी कटोरे में नया फल रखा है। आस पड़ोस से भी खाने की खुशबू आ रही है, मानो पूरा मोहनजोदाड़ो भोजन की महक से एक साथ जुड़ गया हो। त्योहारों और मेलों पर भोजन का विशेष महत्व होता था। लोग मिलकर खाते, मीठे पकवान बनाते और पेय पदार्थों का आनंद लेते। भोजन केवल शरीर के लिए ऊर्जा नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम था। मोहनजोदाड़ो का खान पान बताता है कि लोग खेती और पशुपालन दोनों पर निर्भर थे। उनका आहार संतुलित था, अनाज, दालें, दूध, सब्जियां और मांस। और सबसे खास बात, खाना उनके लिए संस्कृति और खुशी का प्रतीक था। अब आप कल्पना कीजिए, आप मोहनजोदाड़ो के किसी गली से गुजर रहे हैं। चारों ओर कारीगर बैठे हैं, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई बीड्स जड़ रहा है, तो कोई खिलौनों में रंग भर रहा है। यह दृश्य बताता है कि मोहनजोदाड़ो केवल व्यापार और खेती का शहर नहीं, बल्कि कला और शिल्प का भी केंद्र था। खुदाई में हजारों बर्तन मिले हैं, छोटे प्याले, बड़े घड़े, थालियां और कलश। इन बर्तनों पर सुंदर आकृतियां बनी हैं, ज्योमेट्री, डिजाइन, फूल, पत्ते और कभी कभी जानवरों के चित्र। सोचिए, एक कुम्हार चाक पर बैठा है, चाक घूम रहा है, उसकी उंगलियां धीरे धीरे मिट्टी को आकार दे रही हैं और देखते ही देखते एक सुंदर बर्तन तैयार हो जाता है। मोहनजोदाड़ो खासकर मंदिर बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध था। कारीगर छोटे छोटे पत्थरों को काटते, घिसते और चमकाते थे, फिर उन्हें छेद करके सुंदर मालाएं बनाते। यह मंदिर केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि दूर देशों के व्यापारी भी खरीदते थे। मोहनजोदाड़ो की कला का सबसे बड़ा खजाना है यहाँ बनी मूर्तियां। नाच की लड़की, कांसे की बनी छोटी सी मूर्ति, उसके हाथों में चूड़ियां हैं और वह आज मेरे पास से खड़ी है। यह मूर्ति सभ्यता की सबसे बड़ी धरोहर है। पुजारी राजा, प्रीस्ट किंग, सच-धज से सजी मूर्ति, कंधे पर अलंकृत चादर, चेहरे पर गंभीर भाव, यह हमें समाज के उच्च वर्ग और नीची स्थिति की झलक दिखाती है। मिट्टी की मूर्तियां, देवी, देवताओं, जानवरों, खिलौनों की एक मूर्ति, मातृ देवी की लगती है, जिन्हें लोग पूजाता और जीवन की शक्ति मानकर पूजते थे।
पहियों वाली गाड़ियाँ, छोटे छोटे मिट्टी के जानवर, गुड़ियाँ और मूर्तियाँ, सीटी और छोटे वाद्य यंत्र। सोचिए 5,000 साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, हंसते भागते ठीक वैसे ही जैसे आज। मोहनजोदाड़ो से मिली सीलें कला और शिल्प का अनोखा उदाहरण है। छोटी सी चौकोर सील जिस पर जानवर की आकृति बनी है, बैल, हाथी, गेंडा या बाघ, ऊपर से लिखी है हड़प्पा लिपि। ये सीलें शायद व्यापार और पहचान के काम आती थी, लेकिन इनमें छिपी कला आज भी हमें मोहित करती है। मोहनजोदाड़ो के लोग तांबे और कांसे से भी सुंदर वस्तुएं बनाते थे। औजार और हथियार, गहने, मूर्तियां और छोटे छोटे सामान, उनकी धातु ढालने की तकनीक काफी उन्नत थी। यह सब देखकर लगता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग केवल जीने भर के लिए नहीं, बल्कि सुंदरता और रचनात्मकता के लिए भी जीते थे। उनके लिए कला जीवन का हिस्सा थी। बर्तनों पर डिजाइन, खिलौनों में खुशी, गहनों में गौरव और मूर्तियों में आस्था थी। कल्पना कीजिए शहर का एक मोहल्ला, कहीं कुम्हार बर्तन बना रहा है, कहीं सुनार गहने गढ़ रहा है, और कहीं बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, और कहीं पुजारी देवी की मिट्टी की मूर्ति पर फूल चढ़ा रहा है। यह दृश्य बताता है कि मोहनजोदाड़ो एक जीवंत, रचनात्मक और कलात्मक सभ्यता थी। आप मोहनजोदाड़ो की गलियों में चल रहे हैं, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं बाजार में संगीत बज रहा है, और कहीं मंदिर में रोशनी जगह पर लोग पूजा कर रहे हैं। यह दृश्य हमें बताता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग केवल काम और व्यापार में ही नहीं, बल्कि मनोरंजन, आस्था और समाज में भी कितने ही सक्रिय थे। मोहनजोदाड़ो के बच्चों के लिए खास तरह के खेल थे। फासा और चौपड़ जैसी खेल सामग्री मिली है। खिलौने, पहियों वाली गाड़ियाँ, मिट्टी के जानवर, गेंद और छोटी छोटी गुड़ियाँ। सोचिए एक आंगन में बच्चे पासे फेंक कर खेल रहे हैं, उसी कोने में मूर्तियाँ, गुड़िया सजा रही हैं, और छोटे छोटे लड़के मिट्टी की गाड़ी दौड़ा रहे हैं। कला के साथ साथ संगीत भी इस सभ्यता का हिस्सा था। छोटे ढोल और मंजीरे जैसी वस्तुएं मिली है। सीटी और बांसुरी भी उनके पास थी। नाचती लड़की की मूर्ति बताती है कि नृत्य लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण था। त्योहारों और मेलों में लोग नाचते गाते होंगे और संगीत के साथ खुशियां मनाते होंगे। मोहनजोदाड़ो के लोग किसकी पूजा करते थे यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन खुदाई से मिली मूर्तियां कुछ संकेत देती है। मातृदेवी, उर्वरता और जीवन की शक्ति की प्रतीक। लोग मानते थे कि देवी के आशीर्वाद लेने से खेती अच्छी होगी और परिवार समृद्ध होगा। पशुपति देवता एक सील पर दिखते हैं, जिन्हें कई लोग शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। सिर पर सिंहों का मुकुट, चारों ओर जानवर, यह प्रकृति और पशुओं के प्रति उनकी श्रद्धा दिखाता है। पेड़ और जानवरों की पूजा, कुछ सीलें बताती हैं कि वे वटवृक्ष जैसे पेड़ों को पवित्र मानते थे। शायद उनका धर्म प्राकृतिक आधारित था। धरती, जल, पेड़, पशु, सब कुछ उनके लिए आस्था का हिस्सा था। मोहनजोदाड़ो का समाज काफी व्यवस्थित था। अमीर और गरीब, कुछ घर बहुत बड़े और पक्के थे तो कुछ छोटे। यहाँ सामाजिक स्तरों का अंतर था। व्यापारी और कारीगर, शहर में व्यापारी, किसान, मजदूर और कलाकार सबका अपना योगदान था। महिलाओं की भूमिका, महिलाएं खेती, घर और शिल्प में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। गहनों और श्रृंगार से पता चलता है कि वे समाज में सम्मानित थी। हड़प्पा लिपि मिली है जिससे पता चलता है कि लोग पढ़ना लिखना जानते थे, हालांकि आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सोचिए सुबह सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, किसान खेत की ओर जा रहे हैं, कारीगर चाककर बर्तन बना रहा है, व्यापारी अपने सामान की गिनती कर रहा है, महिलाएं आंगन में खाना बना रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं। शाम होते ही लोग नदी किनारे टहलते, मिलकर बातें करते और फिर अपने घर लौट जाते थे। मोहनजोदाड़ो के लोग 5,000 साल पहले भी संगठित, व्यवस्थित और रचनात्मक थे। उनका जीवन साफ सफाई, कला, आस्था और सामाजिक संतुलन पर आधारित था। आज भी जब हम
सभ्यता समय से कहीं आगे थी। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप 5000 साल पहले की मोहनजोदाड़ो की भीड़ भाड़ वाली गलियों में हैं। चारों ओर दुकानें सजी हैं, कहीं कोई किसान अनाज बेच रहा है, कहीं कारीगर चमकते मनके सजाए बैठा है, कहीं कपड़े, कहीं मिट्टी के बर्तन और कहीं धातु के औजार। आप महसूस कर सकते हैं यह शहर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि व्यापार और समृद्धि का केंद्र था। मोहनजोदाड़ो का जीवन व्यापार पर टिका था। किसान अपने खेतों से गेहूं, जौ और चावल लाते, कारीगर मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और खिलौने बेचते, सुनार सोने चांदी के गहने सजाते, मनके बनाने वाले सुंदर सुंदर हार और कंगन पेश करते। बाजार केवल सामान खरीदने बेचने की जगह नहीं था बल्कि लोगों के मिलने जुलने, खबरें बांटने और खुशियां साझा करने का भी माध्यम था। सोचिए, एक चौक पर भीड़ है, एक तरफ किसान अपनी बोरी खोलता है, अनाज बाहर निकलता है, दूसरी तरफ से बच्चे मिट्टी की गाड़ी देखकर मचल जाते हैं। चारों ओर आवाजें, खुशबू और चहल पहल। मोहनजोदाड़ो केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं था, इसका नाम विदेशी व्यापार में भी गूंजता था। यहाँ की सीलें और मनके मेसोपोटामिया, आज का इराक तक मिले हैं। वहाँ के शिलालेख बताते हैं सिंधु घाटी से व्यापारी अनाज, कपड़े और गहने लेकर जाते थे। बदले में वे तांबा, सोना और कीमती पत्थर लाते थे। कल्पना कीजिए, सिंधु नदी पर खड़ा एक जहाज, उसमें भरे घड़े और सामान, नदी की लहरें धीरे धीरे उसे समुद्र की ओर धकेल रही है और व्यापारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका सामान दूर देशों में धन और शोहरत लाएगा। व्यापार को व्यवस्थित बनाने के लिए मोहनजोदाड़ो के लोग सील का इस्तेमाल करते थे। ये छोटी छोटी चौकोर सीलें पकी मिट्टी या पत्थर की होती थी। उन पर जानवरों की आकृतियां और रहस्यमय हड़प्पा लिपि अंकित होती थी। जब व्यापारी सामान भेजते तो उस पर अपनी सील का निशान लगाते, यह पहचान और विश्वास का प्रतीक था। सोचिए, एक व्यापारी अपने मनकों का घड़ा भर रहा है, उस पर मिट्टी लगाता है और फिर अपनी सील दबा देता है। अब यह सामान सुरक्षित है क्योंकि हर कोई पहचान जाएंगे कि यह किसका है। खुदाई में मिले बड़े बड़े अनाज भंडार बताते हैं कि मोहनजोदाड़ो में व्यापार कितना व्यवस्थित था। किसान अनाज लाकर भंडार में जमा करते और वहां से अनाज शहर में बांटा जाता। शायद टैक्स भी इसी रूप में वसूला जाता था। यह व्यवस्था इतनी संगठित थी कि किसी को भूखा रहना ना पड़े। व्यापार की रौनक के पीछे कारीगरों और मजदूरों का बड़ा हाथ था। कोई मिट्टी के बर्तन गढ़ रहा था, कोई तांबे की तलवार बना रहा था, कोई कपड़े बुन रहा था और कोई गहनों को चमका रहा था। उनकी मेहनत ही मोहनजोदाड़ो की समृद्धि की असली ताकत थी। मोहनजोदाड़ो का व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, यह सभ्यता की आत्मा थी। यह व्यापार में था जिससे शहर में रौनक आई, लोगों की जरूरतें पूरी हुई और मोहनजोदाड़ो एक वैश्विक नगर बन गया। कल्पना कीजिए, शाम का समय है, बाजार की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही है, व्यापारी अपना सामान समेट रहे हैं, किसान खाली बोरी कंधे पर डाल रहे हैं, कारीगर अपने औजार रख रहे हैं और बच्चे मिट्टी के खिलौनों को घर लेकर भाग रहे हैं। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, पर बाजार की गूंज अब भी हवा में तैर रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप मोहनजोदाड़ो की चौड़ी गलियों से गुजर रहे हैं। चारों ओर ईंटों के घर, बाजार की रौनक और काम में व्यस्त लोग। यह केवल एक शहर नहीं था, यह एक ऐसी जगह थी जहाँ हर व्यक्ति अर्थव्यवस्था के धड़कन से जुड़ा था। मोहनजोदाड़ो की अर्थव्यवस्था किसानों के बिना अधूरी थी। वे गेहूं, जौ, चावल और दालें उगाते, बैल और हल की मदद से खेती करते, नदी से निकली नहरों से खेतों में
शहर और व्यापार में इस्तेमाल होता। शायद कर भी अनाज के रूप में वसूला जाता था। यह व्यवस्था इतनी संगठित थी कि शहर में अकाल या भूखमरी की संभावना कम थी। मोहनजोदाड़ो की अर्थव्यवस्था में कारीगरों की अहम भूमिका थी। कपड़ा बुनने वाले सूती वस्त्र तैयार करते, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सुंदर डिजाइन वाले घड़े गढ़ते, सुनार और धातुकार गहने और औजार बनाते, खिलौने बनाने वाले बच्चों की दुनिया को रंगीन करते। उनके काम से न सिर्फ स्थानीय बाजार सस्ता बल्कि विदेशी व्यापार भी फलता फूलता। शहर में व्यापारी सबको जोड़ने का काम करते थे। वे किसानों से अनाज खरीदते, कारीगरों से सामान लेते और फिर यह सब बाजार या विदेशी व्यापार में बेचते। उनके पास बैलगाड़ियां थी, घड़े और मोहरें थी और सबसे बड़ी पूंजी थी लोगों का विश्वास। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बिना संगठन के संभव नहीं है। शहर में कोई न कोई प्रशासनिक व्यवस्था अवश्य रही होगी। कर वसूली, अनाज भंडारण का प्रबंधन और व्यापार की देखरेख किसी शासक वर्ग के हाथों में रही होगी। पुजारी राजा की मूर्ति संकेत देती है कि धर्म और प्रशासन शायद आपस में जुड़े हुए थे। व्यापार और अर्थव्यवस्था में सील और हड़प्पा लिपि का खास महत्व था। सामान पर सील लगाकर उसकी पहचान तय की जाती। शायद लेखा जोखा भी इन्हीं लिपियों में दर्ज होता। हालांकि आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन यह स्पष्ट है कि मोहनजोदाड़ो की अर्थव्यवस्था लिखित प्रणाली पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी मजदूर और साधारण नागरिक। वे घर बनाते, सड़कें और नालियां साफ करते, ईंटें पकाते और भंडार में अनाज ढोते। उनकी मेहनत के बिना न तो किसान की फसल शहर तक आती और न ही व्यापारी का व्यापार फलता। मोहनजोदाड़ो की अर्थव्यवस्था हर वर्ग को जोड़कर चलती थी। किसान भोजन देते थे, कारीगर कला और शिल्प से जीवन सजाते, व्यापारी उन्हें दूर देशों तक पहुंचाते, मजदूर सब कुछ संभालते और शासक वर्ग पूरे सिस्टम को व्यवस्थित रखता। यह संतुलन ही था जिसने मोहनजोदाड़ो को इतना समृद्ध और जीवंत बनाया। कल्पना कीजिए, शहर का चौक है, एक तरफ किसान बोरी में अनाज लाया है, दूसरी तरफ कारीगर बर्तन सजा रहा है, व्यापारी खड़ा होकर सबकी गिनती कर रहा है, मजदूर पास ही अनाज का ढेर उठा रहे हैं और पुजारी राजा जैसी शख्सियत दूर से इस पूरे दृश्य को देख रही है। यह नज़ारा बताता है कैसे मोहनजोदाड़ो एक संगठित, व्यवस्थित और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था पर खड़ा था। अब कल्पना कीजिए कि आप मोहनजोदाड़ो की गलियों में खड़े हैं। चारों ओर कभी चहल पहल थी, पर अब सन्नाटा है। टूटे हुए बर्तन जमीन पर बिखरे हैं, कुछ घर खाली पड़े हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी है। ये वही मोहनजोदाड़ो है जो कभी व्यापार और कला का केंद्र था। लेकिन फिर क्या हुआ? कैसे यह समृद्ध नगर धीरे धीरे उजड़ गया? इस सवाल का जवाब आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ शोध बताते हैं कि सिंधु नदी जिसने मोहनजोदाड़ो को जीवन दिया, शायद वही उसके पतन का कारण बनी होगी। पुरातत्वविद मानते हैं कि कई बार आई भीषण बाढ़ शहर को तबाह कर गई।
उसको लूटा और जला दिया। हालांकि आज कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पतन केवल युद्ध से नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। धीरे धीरे जब खेती, व्यापार और संसाधन घटे तो समाज में तनाव बढ़ा, अमीर और गरीब का फर्क बढ़ गया, व्यापारियों को नुकसान होने लगा, कारीगरों के पास काम नहीं रहा, लोग बेहतर जीवन की तलाश में शहर छोड़कर निकल गए। एक एक करके घर खाली होने लगे, बाजार वीरान हो गए और मोहनजोदाड़ो अपनी चमक खो बैठा। जहाँ कभी संगीत गूंजता था अब खामोशी है, जहाँ बच्चे खेलते थे अब धूल उड़ रही है। मोहनजोदाड़ो धीरे धीरे इतिहास के अंधेरे में खो गया। उसका पतन रहस्य बना रहा। अब केवल खंडहर बचे हैं जो आज भी हमें उन सुनहरे दिनों की याद दिलाते हैं। वही शहर जहाँ कभी बाजारों में भीड़ उमड़ती थी अब सन्नाटा पसरा है। जहाँ बच्चे खिलौनों से खेलते थे अब खाली आंगन और धूल से भर गए हैं। यह है उस सभ्यता की आखिरी झलक। एक एक करके लोग अपने घर छोड़कर चले गए। कुछ घरों में दरवाजे टूटे पड़े थे, बर्तनों में अधखाया अनाज पड़ा मिला, आंगन में जली हुई लकड़ी बताती थी कि रसोई अधूरी रह गई। गलियों में अब न बच्चों की आवाज थी न व्यापारी की पुकार, बस हवाओं की सरसराहट थी जो खंडहरों से टकराकर लौटती थी। शहर के बाहर के खेत जहाँ कभी गेहूं और जौ लहराते थे अब सूखे और बंजर हो गए। नहरें टूट चुकी थी, बारिश का नामो निशान नहीं था। किसान अपने बैलों के साथ दूसरे इलाकों की ओर निकल गए। खेती के बिना भोजन का संकट गहराता गया और शहर ने अपना जीवन रस खो दिया। कारीगरों की कार्यशालाएं धीरे धीरे बंद हो गई, चाक और बर्तन अधूरे छूट गए, गहनों की कारीगरी बीच में ही रुक गई, खिलौनों की छोटी मूर्तियां धूल में दब गई। उन हाथों में जो कभी शहर को रंग देते थे अब थकान और निराशा भर गई। मोहनजोदाड़ो के लोग धर्म और पूजन में विश्वास रखते थे। आखिरी दिनों में शायद वे देवताओं से प्रार्थना करने लगे, बारिश, भोजन और शांति की दुआ मांगते। पर जब जीवन नहीं सुधरा तो धीरे धीरे मंदिर भी खाली हो गए। मिट्टी की छोटी मूर्तियां, जलती हुई दीपक की लौ और अधूरी प्रार्थनाएं सब खामोश हो गई। खुदाई में मिले कुछ कंकाल बताते हैं कि शहर अचानक खत्म हुआ होगा। कुछ लोग गलियों में मृत पाए गए, कुछ अपने घरों में। कई शवों का ठीक से संस्कार भी नहीं हो पाया। यह दृश्य बताता है कि शायद बीमारी या अकाल ने लोगों को अचानक घेर लिया और जो बचे वे शहर छोड़कर चले गए। धीरे धीरे पूरा मोहनजोदाड़ो खाली हो गया। न बाजार, न हंसी, न गीत, सिर्फ ईंटों की दीवारें जिन्हें समय ने चुप करा दिया। रात में हवा बहती तो खंडहरों से आवाज आती जैसे शहर अपनी कहानी खुद सुनाना चाहता हो। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक बच्चा मिट्टी का खिलौना उठाए अपने माता पिता के साथ शहर छोड़ रहा है। पीछे उसका घर, उसकी गलियां, उसका मोहल्ला सब धीरे धीरे धूल में खो रहा है। यह पल इस सभ्यता की आखिरी सांस थी। मोहनजोदाड़ो का अंत इतिहास का सबसे बड़ा सवाल बन गया। क्या बाढ़ ने इसे डुबो दिया? क्या सूखे ने इसे खाली कर दिया? क्या बीमारी ने इसे निगल लिया? या क्या बाहरी लोगों ने इसे उजाड़ दिया? शायद इन सब कारणों ने मिलकर
कारीगरों के बिना उसका व्यापार ठप है और संतुलन टूटने पर पूरा शहर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। संस्कृति और कला की अहमियत। मोहनजोदाड़ो की कला और शिल्प हमें सिखाती है कि सभ्यता केवल भोजन और व्यापार से नहीं बल्कि सौंदर्य, रचनात्मकता और संस्कृति से भी मापी जाती है। मूर्तियाँ, खिलौने और बर्तन सृजनात्मक सोच और जीवन की खुशियों को दर्शाते हैं। संस्कृति और कला के बिना सभ्यता केवल भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित रह जाती है। कल्पना कीजिए नाचती लड़की की मूर्ति, मिट्टी के खिलौने और बर्तन पर बने फूल पत्ते, पर सब आज भी हमें प्रेरित करते हैं। मोहनजोदाड़ो का रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि भले ही समाज समृद्ध और व्यवस्थित हो, लेकिन जोखिम हमेशा मौजूद है। प्राकृतिक आपदाएं, रोग और महामारी, सामाजिक और आर्थिक संतुलन और बाहरी आक्रमण, इन सब का सामना सिर्फ सतर्कता, योजना और सहयोग से ही किया जा सकता है। समय का महत्व भी मोहनजोदाड़ो से सीखते हैं। सभ्यता का विकास धीरे धीरे होता है, पतन भी अचानक नहीं होता बल्कि वर्षों में घटित होता है। कल्पना कीजिए धीरे धीरे बाजार की रौनक कम होती है, धीरे धीरे नदी का रास्ता बदलता है, धीरे धीरे लोग शहर छोड़ देते हैं और अंत में वही शहर इतिहास के पन्नों में विलीन हो जाता है। आज भी मोहनजोदाड़ो हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें, समाज और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखें, संस्कृति, कला और शिक्षा को महत्व दें, जोखिम और बदलाव के प्रति सतर्क रहें। धीरे धीरे आँख बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप 5000 साल पुरानी गलियों में हैं। खाली घर, टूटे बर्तन, सूखे खेत और हवाओं में खुली खामोशी, लेकिन हर ईंट और मूर्ति हमें सिखा रही है संतुलन, मेहनत, कला और सम्मान की सभ्यता को अमर बनाते हैं। मोहनजोदाड़ो का जीवन व्यापार पर टिका था। किसान अपने खेतों से गेहूं, जौ और चावल लाते, कारीगर मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ और खिलौने बेचते, सुनार सोने चांदी के गहने सजाते, मनके बना के सुंदर हार और कंगन पेश करते। बाजार केवल सामान खरीदने बेचने की जगह नहीं था, बल्कि लोगों के मिलने जुलने, खबरें बांटने और खुशियाँ साझा करने का भी माध्यम था। कल्पना कीजिए एक चौक पर भीड़ है, एक तरफ किसान अपनी बोरी खोलता है, अनाज बाहर निकालता है, दूसरी तरफ से बच्चे मिट्टी की गाड़ी देखकर मचल जाते हैं। चारों ओर आवाजें, खुशबू और चहल पहल। मोहनजोदाड़ो केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं था, इसका नाम विदेशी व्यापार में भी गूंजता था। यहाँ की सीलें और मनके मेसोपोटामिया, आज का इराक तक मिले हैं। वहाँ के शिलालेख बताते हैं कि सिंधु घाटी से व्यापारी अनाज, कपड़े और गहने लेकर आते थे, बदले में वे तांबा, सोना और कीमती पत्थर ले जाते थे। कल्पना कीजिए सिंधु नदी पर खड़ा एक जहाज, उसमें भरे हैं घड़े और सामान। नदी की लहरें धीरे धीरे उसे समुद्र की ओर से ढकेल रही है और व्यापारी उम्मीद लगाए बैठा है कि उसका सामान दूर देशों में धन और शोहरत लाएगा। कल्पना कीजिए सिंधु नदी पर खड़ा एक जहाज, उसमें भरे घड़े और सामान। नदी की लहरें धीरे धीरे उसे समुद्र की ओर धकेल रही है और व्यापारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका सामान दूर देशों में धन और शोहरत लाएगा। व्यापार को व्यवस्थित बनाने के लिए मोहनजोदाड़ो के लोग सील का इस्तेमाल करते थे। ये छोटी छोटी चौकोर सीलें पकी मिट्टी या पत्थर की होती थी। उनके ऊपर जानवरों की आकृतियाँ और रहस्यमयी हड़प्पा लिपि अंकित होती थी। जब व्यापारी सामान भेजते तो उस पर अपनी सील का निशान लगाते। यह पहचान और विश्वास का प्रतीक था। खुदाई में मिले बड़े बड़े अनाज भंडार बताते हैं कि मोहनजोदाड़ो में व्यापार कितना व्यवस्थित था। बड़े बड़े गोदामों में किसान अनाज जमा करते, वहाँ से अनाज शहर में बांटा जाता, शायद टैक्स भी इसी रूप में वसूला जाता था। यह व्यवस्था इतनी संगठित थी कि शहर में अकाल और भुखमरी की संभावना कम थी। व्यापार की रौनक के पीछे कारीगर और मजदूरों का बड़ा हाथ था। कोई मिट्टी के बर्तन घड़ रहा था, कोई तांबे की तलवार बना रहा था, कोई कपड़े बुन रहा था, कोई गहनों को चमका रहा था। उनकी मेहनत ही मोहनजोदाड़ो की समृद्धि का असली ताकत थी। मोहनजोदाड़ो की अर्थव्यवस्था किसानों के बिना अधूरी थी। गेहूं, जौ, चावल और दालें उगाते
से खेतों में पानी पहुंचाते। सुबह का सूरज निकला है, एक किसान अपने बैल को खेत में जोत रहा है। पसीने की बूंदें चमक रही है और हर कड़ी मेहनत का फल अनाज बनकर शहर तक पहुंचता। बड़े गोदामों में अनाज जमा किया जाता, जरूरत पड़ने पर शहर और व्यापार में इस्तेमाल होता। कर भी अनाज के रूप में ही वसूला जाता था। यह व्यवस्था इतनी संगठित थी कि शहर में अकाले भुखमरी की संभावना कम थी। कपड़ा बुनने वाले वस्त्र तैयार करते, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां गढ़ते, गहने और औजार बनाते, बच्चों के खिलौने सजाते। कारीगरों के बिना व्यापार और समाज दोनों अधूरे थे। सिंधु नदी ने जीवन दिया, पर भीषण बाढ़ शहर को तबाह कर सकती थी। नदी का मार्ग बदलने से खेती और जीवन प्रभावित हुए। वर्षा कम हुई, नदियां सूखी, खेत बंजर हो गए। लोगों ने शहर छोड़ना शुरू किया। गंदी नालियों और पानी से बीमारियां फैल गई। कई लोगों की अचानक मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार संभव है कि बाहरी लोग शहर पर आक्रमण करें, पर मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक असंतुलन ही रहे। अमीर और गरीब का अंतर, यह बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था थी। व्यापार ठप हुआ, कारीगरों के पास काम नहीं रहा, लोग शहर छोड़ गए, घर खाली होने लगे और मोहनजोदाड़ो धीरे धीरे उजड़ गया। आखिरी दिनों की झलक कुछ इस प्रकार मिलती है कि घर वीरान हो गए, गलियां सूनी हो गई और बर्तन अधूरे हो गए। खेत बंजर, कारीगरों की चुप्पी, मंदिर और पूजा अधूरी। कुछ शव गलियों में या घरों में मिले हैं। समय के साथ शहर पूरी तरह खाली हो गया। हवा में खामोशी थी, हर ईंट एक कहानी सुनाती थी। इस सभ्यता से हमें सीख मिलती है कि प्रकृति के साथ संतुलन जरूरी है। नदी, बारिश और खेतों का सम्मान कीजिए। सामाजिक संतुलन, किसान, व्यापारी, कारीगर और मजदूर सभी महत्वपूर्ण है। संस्कृति और कला, सभ्यता सिर्फ भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं थी। सतर्कता और जोखिम प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी, आक्रमण, समय और धैर्य, पतन धीरे धीरे आता है। आज भी मोहनजोदाड़ो हमें यह याद दिलाता है कि संतुलन, मेहनत, कला और सम्मान ही सभ्यता को अमर बनाते हैं। कल्पना कीजिए, आज समय की नदी में बहते हुए दुनिया की 4 महान सभ्यताओं के किनारे पहुंच गए हैं। पहला, विश्व की नील नदी का किनारा, लेकिन चारों ओर अलग अलग भाषाएं। मेसोपोटामिया की टाइग्रिस और यूफ्रेटस, चीन की पीली नदी और सिंधु घाटी का मोहनजोदाड़ो। चारों ओर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग मंदिर, अलग अलग जीवन शैली, लेकिन इन सब में एक अद्भुत समानता भी है। आज हम देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो कैसे दुनिया की बाकी सभ्यताओं से जुड़ा था और साथ ही कैसे यह उनसे अलग और अनोखा था। मिस्र की सभ्यता पिरामिडों और फराओं के लिए मशहूर है, वहीं मोहनजोदाड़ो सीधी सादी ईंटों के घरों के लिए। मिस्र में राजा और देवता एक ही माने जाते थे, लेकिन मोहनजोदाड़ो में कोई विशाल राजमहल नहीं मिला। यहाँ लोग शायद बराबरी से रहते थे। मिस्र में लिखावट हायरोग्लिफिक्स थी, जिसे पढ़ा जा चुका है, लेकिन मोहनजोदाड़ो की लिपि आज भी रहस्य है। मिस्र के लोग अपने मृतकों के लिए पिरामिड और मम्मी बनाते थे, लेकिन मोहनजोदाड़ो में साधारण दफनाने की परंपरा थी। मिस्र ने दिखावे और विशाल निर्माण पर जोर दिया, जबकि मोहनजोदाड़ो ने सादगी और सामूहिक जीवन पर। मेसोपोटामिया को सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहाँ लिखावट, गणित और कानून की शुरुआत हुई। मेसोपोटामिया में राजा और युद्ध का जोर था। मोहनजोदाड़ो में युद्ध और हथियारों के प्रमाण कम हैं। मेसोपोटामिया की ईंटें धूप में सुखाई जाती थी, जबकि मोहनजोदाड़ो की ईंटें पकी हुई थी जो ज्यादा मजबूत थी। मेसोपोटामिया में जिगुरात जैसे विशाल मंदिर बने। मोहनजोदाड़ो में भी ग्रेट बाथ जैसा सार्वजनिक स्थल था, लेकिन यह धार्मिक से ज्यादा सामाजिक लगता है। यानी मेसोपोटामिया में सत्ता और धर्म का जोर था, जबकि मोहनजोदाड़ो में समाज और सुविधा था। चीन की सभ्यता बनाम मोहनजोदाड़ो। चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे पनपी। चीन में सम्राट का बहुत महत्व था। मोहनजोदाड़ो में किसी सम्राट या राजा का प्रमाण नहीं मिला। चीन की लिखावट आज भी किसी हद तक वही है, लेकिन मोहनजोदाड़ो की लिपि गुम हो गई। चीन में रेशम, हास्य और खेती की तकनीक प्रसिद्ध है। मोहनजोदाड़ो में कपास, गेहूं और गेहूं की कला विकसित थी। चीन ने आगे चलकर एकीकृत साम्राज्य बनाया, लेकिन मोहनजोदाड़ो टूटकर गायब हो गया। अब जरा सोचिए, इतनी दूर की सभ्यताओं में कुछ बातें एक जैसी थी,
पर सभ्यता की ओर कदम बढ़ा रही हो। तो फिर मोहनजोदाड़ो को अलग क्या बनाता है? यहाँ की शहर योजना, सीधी सड़कों का जाल, हर घर में नाली और साफ सफाई की व्यवस्था, यह 5000 साल पहले किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ का सामाजिक जीवन, न राजा का दबदबा, न बड़े बड़े महल, लोग मिलजुल कर बराबरी से रहते थे। यहाँ की शांति, युद्ध और हथियारों के कम सबूत, यानी यह एक शांति प्रिय समाज था। तो दोस्तों, दुनिया की 4 महान सभ्यताओं में मोहनजोदाड़ो सबसे अनोखा था। मिस्र ने पिरामिड बनाए, मेसोपोटामिया ने जिगुरात, चीन ने सम्राट और वंशज, लेकिन मोहनजोदाड़ो ने बनाया एक ऐसा शहर जहाँ हर इंसान बराबर था। अब धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए आप समय की सुरंग से निकलकर 20वीं सदी की शुरुआत में पहुंच गए हैं। रेगिस्तान की रेत में कहीं ईंटों के ढेर दबे पड़े हैं। पुरातत्वविद अपने ब्रश और औजार लेकर धीरे धीरे उस रेत को साफ कर रहे हैं और अचानक दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक मोहनजोदाड़ो उनकी आंखों के सामने उभर आती है। 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सिंधु नदी के किनारे खुदाई शुरू की। सबसे पहले हड़प्पा मिला, फिर 1922 में राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। जब पहली बार इस शहर की ईंटें, नालियां और घर सामने आए तो पुरातत्वविद दंग रह गए। इतना व्यवस्थित शहर, इतना अद्भुत ढांचा, मानो इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ी। ASI की रिपोर्ट में कई बातें सामने आई। हर घर में स्नान घर और नाली थी। शहर ग्रीक पैटर्न पर बसा था। एक बार सार्वजनिक स्थल था। खिलौने, गहने और चीजें मिली हैं। इन खोजों ने साबित कर दिया कि भारत की सभ्यता केवल मौर्य या गुप्त काल से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले से मौजूद थी। लेकिन खोज के साथ साथ विवाद भी शुरू हुए कि सभ्यता का अंत क्यों हुआ, मिट्टी का रहस्य क्या है और रेडिएशन थ्योरी, यानी जितनी खोज हुई उतने ही नए सवाल भी खड़े हुए। यूनेस्को हेरिटेज ने 1980 में मोहनजोदाड़ो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। इसका मतलब था कि पूरी दुनिया इसे मानवता की धरोहर माने। यहाँ खुदाई और संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, लेकिन इसके बावजूद समस्या आज भी बनी हुई है। आज मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ गर्मी और नमी के कारण ईंटें टूट रही हैं। बारिश और बाढ़ से कई हिस्से खराब हो रहे हैं। पर्यटन से भी नुकसान हो रहा है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर जल्दी ही संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले 100 सालों में मोहनजोदाड़ो मिट्टी में मिल जाएगा। एक और सवाल यह भी है, मोहनजोदाड़ो किसकी धरोहर है? पाकिस्तान कहता है यह उसकी जमीन पर है। भारत कहता है यह हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। दरअसल यह किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। नई तकनीक में कई नए तथ्य सामने आए हैं। ड्रोन और 3D स्कैन से शहर की असली रूपरेखा सामने आई। मिट्टी और DNA टेस्ट से लोगों के खान पान और सेहत का पता चला। कुछ जगहों पर मुझे अवशेष बताते हैं यहाँ दूर दराज से व्यापार होता था। यानी विज्ञान ने हमें और गहराई से झांकने का मौका दिया। तो दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की खोज ने इतिहास बदल दिया, लेकिन आज यह सभ्यता न सिर्फ अतीत का हिस्सा है, बल्कि विवाद और चुनौतियों का भी। धीरे धीरे सांस लीजिए और सोचिए, इतना महान शहर, इतना सुनियोजित समाज, क्या हम इसे बचा पाएंगे या यह केवल किताबों और यादों में रह जाएगा? अब हम चलते हैं उन कहानियों के बारे में जानने के लिए इतिहास की किताबों में जो दर्ज नहीं है, बल्कि लोक कथाओं, दंत कथाओं और रहस्यमय मान्यताओं में छिपी है। आज हम इन्हीं गुप्त कहानियों की यात्रा पर निकलेंगे। मोहनजोदाड़ो की खोज के बाद स्थानीय लोग कई कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते यह शहर किसी श्राप से नष्ट हुआ, कुछ कहते यहाँ कभी देवताओं का नगर था, और कुछ मानते जमीन के नीचे अब भी खजाने दबे हैं। गाँव के बुजुर्ग बच्चों को डराने के लिए कहते मोहनजोदाड़ो मत जाना, वहाँ प्राचीन आत्माएं भटकती है। ये दंत कथाएं भले ही वैज्ञानिक न हो, लेकिन इनमें उस रहस्य की झलक है जो इस सभ्यता को और भी रोमांचक बनाती है।
आत्मा हैं, अजीब सिले जिन पर बने चित्र मानो किसी और दुनिया की भाषा बोलते हों। कुछ लोग कहते हैं यह अवशेष सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि प्राचीन ऊर्जा के स्रोत हैं। अब आते हैं सबसे रहस्यमय विचार पर, प्राचीन एलियंस। कई शोधकर्ताओं और वैकल्पिक इतिहासकारों का मानना है मोहनजोदाड़ो की उन्नत शहर योजना साधारण इंसानों के लिए संभव नहीं थी। रेडिएशन और कंकालों की अजीब स्थिति किसी परग्रही युद्ध का संकेत हो सकती है। कुछ सिलों पर बने चित्र आधुनिक तकनीक जैसे दिखते हैं। उनके अनुसार हो सकता है कि एलियंस ने इस सभ्यता को बसाया हो या उन्हें ज्ञान दिया हो। हालांकि वैज्ञानिक इसे सिर्फ कल्पना मानते हैं, लेकिन यह थ्योरी लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देती है। कुछ अन्य वैकल्पिक थ्योरी भी हैं, जैसे खोई हुई उन्नत तकनीक। शायद उस समय इंसान के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो बाद में खो गई। कुछ लोग मानते हैं किसी देवता या ऋषि के श्राप से सभ्यता खत्म हो गई। खगोलिक आपदा, उनका पात या अंतरिक्षीय घटना ने अचानक तबाही मचाई हो। लोक कथाएं भले ही प्रमाणित न हो, लेकिन उनका असर गहरा होता है। वे हमें यह एहसास दिलाती हैं कि मोहनजोदाड़ो सिर्फ ईंटों का शहर नहीं बल्कि रहस्यों और कहानियों का खजाना है। तो दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की गुप्त कहानियाँ आज भी हमें रोमांचित करती हैं। लोक कथाएं भले ही प्रमाणित न हो, लेकिन उनका असर गहरा होता है। वे हमें यह एहसास दिलाती है कि मोहनजोदाड़ो सिर्फ ईंटों का शहर नहीं बल्कि रहस्यों और कहानियों का खजाना है। तो दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की गुप्त कहानी आज भी हमें रोमांचित करती है। कभी यह श्राप का नगर लगता है, कभी यह एलियंस का ठिकाना और कभी यह एक खोई हुई तकनीक का राज। धीरे धीरे सांस लीजिए